हो गया भाई। फंडामेंट फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, किसी देश की सरकार के द्वारा नागरिकों को या नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। यह आदमी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाते हैं। इट शोज टू इंडिपेंडेंसी टू द पीपल, यह लोकतंत्र को भी दर्शाते हैं। इट शोज या रिप्रेजेंट टू द डेमोक्रेसी, यह आदमी की निजी जिंदगी में उसकी कीमत को दर्शाते हैं। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन इन लाइफ। ठीक, यह सरकार के द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों को भी रोकने का काम करते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? यह वह अधिकार है जो ब्रिटेन के राजा किंग जेम्स के द्वारा सबसे पहले अपने नागरिकों के लिए दिए गए थे। लिखो, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स was firstly provided by the king जेम्स। ठीक है, किंग जेम्स। एट द रिवर फ्रंट ऑफ कौन सा? लंदन। कौन सी नदी किनारे है? टेम्स। लिखो, यह अधिकार लंदन में टेम्स नदी के किनारे दिए गए थे। कब सर? when 1215 1215 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान दो, फिलहाल यू चल रहा तो इसे भी फोकस रहे। मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हो। ठीक है, अगर लिखने में भी आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतने पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ऐसे ही लिखने बिल्कुल एज इट इज। यह वह अधिकार है जो ब्रिटेन के राजा जेम्स किंग्स के द्वारा सबसे पहले यानी कि किंग जेम्स के द्वारा सबसे पहले अपने नागरिकों को दिए गए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट सबसे पहले किसने दिए थे, तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले जो ब्रिटेन का राजा था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था किंग जेम्स, इसने दिए थे। कब दिए थे? 1215 ईस्वी में दिए थे। कहां दिए थे? लंदन में दिए थे। लंदन में कौन सी नदी के किनारे दिए थे? टेम्स नदी के किनारे दिए थे। हाँ, ठीक। अगर हम बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस देश से अडॉप्ट करे गए, तो फंडामेंटल राइट्स को हमने अडॉप्ट लिखा। लिखो, अडॉप्ट, ADOPTED, अडॉप्टेड बाय USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका। ठीक है, अब इधर लिखो, नोट करो। फंडामेंटल राइट्स आर नोन ऑल्सो मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चले, हो गया।
हो गया भाई, चलो ठीक। नेक्स्ट लिखो, एम ऑफ द एम एम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हो गया, एम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लिखो नेक्स्ट, एम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के उद्देश्य। ठीक है, मौलिक अधिकारों के उद्देश्य। क्या क्या एम है फंडामेंटल राइट्स जो हम लेकर आए, इनके एम क्या है, उद्देश्य क्या है इनका, इनसे हो गया क्या। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। दूसरा लिखो, टू कंट्रोल सही है, टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की शक्तियां या सरकार की शक्तियों को कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है या रखते हैं। राइट्स इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, सरकार की जो पावर है, जो गलत पावर सरकार यूज करती है हम पे, ठीक, तो हमें उनसे बचने के लिए भी हमारे पास में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। जैसे सपोज करो अभी कृषि कानून आए थे, तो कृषि कानून के विपक्ष में हमने आंदोलन करे थे, किसान आंदोलन। हमारे पास में अधिकार है ना, शांतिपूर्वक ढंग या शांतिपूर्वक तरीके से स्ट्राइक करने का अधिकार हमारे पास में है। ठीक, जैसे आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में आपको पता लगेगा। थर्ड पॉइंट लिखो, टू मेंटेन द इक्वलिटी। टू मेंटेन द इक्वलिटी, समानता को कायम रखने में। टू मेंटेन द इक्वलिटी, समानता को कायम रखने में। समानता का मतलब है यानी कि इक्वलिटी, सभी के बीच में इक्वलिटी हो। ठीक, कोई भी अनटचेबिलिटी ना हो। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत जैसी जो समाज के अंदर बुराई है वो ना हो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट लिखो, टू गिव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। टू गिव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं इसमें देखो, follows the customs। सर मतलब क्या होगा, लिखो, विचार
व्यक्त करने की आजादी एवं अपने रीति रिवाज सही है, ठीक है, एवं अपने रीति रिवाजों को मानने की शक्ति या आजादी। ठीक है, आपके पास कौन सा सबसे ज्यादा है? आपके पास यही तो है, विचार व्यक्त करने की आजादी। सर मेरे मन में एक बात है, कह दूं? ठीक है, कह दो। आपके पास ये भी अधिकार है, अपने रीति रिवाजों को मनाने की आजादी। सर दिवाली पे हम दीप जला देंगे, दिवाली पे हम दिए जला खाओगे, किसी में दम हो तो रोक लियो। भाई जब किसी में इतना दम नहीं है, कोई कमा काम फ्री में अपना फोकट में अपना अंगा लगाऊंगा, किसी में इतना दम नहीं है, क्योंकि ये कल्चरल है, सांस्कृतिक है चीजें। आप नहीं सारा गांव दिए जलाओगे, तो इसका मतलब अगर आपको रोक दिया तो पूरे गांव को चुनौती देनी हुई है तो बराबर। इसका मतलब लोग जो है किसी के रीति रिवाजों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको अधिकार है ये। ठीक है, आपके पास ये अधिकार है, आपके पास में राइट्स है। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ, टू स्टेबलाइज द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। लिखो इसे, टू स्टेबलाइज द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के लिए, नहीं गलत हो गया भाई, इसे एक सेकेंड, इसे लिखो, टू स्टेबलाइज द गवर्नमेंट, टू स्टेबलाइज द गवर्नमेंट विद लॉ, टू स्टेबलाइज द गवर्नमेंट विद लॉ। नोट कर इसे, हो गया? नहीं, विधि अनुसार सरकार का गठन, विधि अनुसार सरकार का गठन, बिल्कुल। विधि अनुसार सरकार का गठन करना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, फिजिकल, मोरल एंड मेंटल ग्रोथ। लिखो इसे, शारीरिक और मोरल को बोलते हैं नैतिक, और मेंटल को बोलते हैं क्या? मानसिक विकास करना। किसका? जनता का। ठीक है, अगर देखो, अगर हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स है तो हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी होगा, यानी कि हमारी फिजिकल ग्रोथ भी होगी, खाने पीने को चीजें मिलेगी। सर फिजिकल ग्रोथ कैसे होगी, हमारी बॉडी कैसे बनेगी? अगर हमारे पास राइट्स है तो हमारी फिजिकल फिटनेस कैसे बनेगी? इसका जब आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें, कि सरकार जो है फंडिंग देती है जिम, गांव में जो है गांव प्रधान के पास फंडिंग आती है जिम को स्थापित करने की, और बच्चों के व्यायाम करने की, यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए वो एक अलग से प्रोविजन है। गांव में जो है स्टेडियम बनवावे, या जो है बच्चों को खेल की सामग्री उपलब्ध करावे, ताकि जिससे जो यूथ है उसके फिटनेस प्रॉपरली हो। ठीक है, फिजिकल, मोरल एंड मेंटल ग्रोथ। मोरल एजुकेशन दे सकते हैं, मोरल पे कोई सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम करवा सके गाँव में। ठीक है, ये। और मेंटल ग्रोथ का मतलब क्या? मेंटल ग्रोथ का मतलब है कोई परीक्षा आयोजित करवा सके जिसकी उससे बौद्धिक अक्षमता की जाए। समझ रहे? ये सब कुछ सरकार के ही काम है, और ये कौन करवाओगा? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही तो प्रमोट करे भाई, ये हमारे अधिकार है, ये सारी चीजें ये हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो, टू सोल्व द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टू सोल्व द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल
एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। लिखो राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है भाई, ये हमारे एम है, कहीं के एम है, ये है एम्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के उद्देश्य। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए? टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। दूसरा, टू कंट्रोल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों को नियंत्रण में करने के लिए, सरकार अपनी पावर्स का गलत यूज ना करे। ठीक है। टू मेंटेन द इक्वलिटी, समानता को कायम रखने के लिए। टू गिव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉलोज द कस्टम्स, विचार व्यक्त करने की आजादी या अपने रीति रिवाजों को मानने की आजादी। नेक्स्ट है टू स्टेबलाइज द गवर्नमेंट विद लॉ, विधि द्वारा सरकार का गठन करना। नेक्स्ट, फिजिकल, मोरल एंड मेंटल ग्रोथ, शारीरिक, नैतिक और मानसिक विकास करना। और नेक्स्ट है टू सोल्व द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं का समाधान करना। ये सारी के सारे काम कौन करेगा? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही प्रमोट करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास राइट्स नहीं है तो इन चीजों का होना ना होना बराबर है। ठीक है, समझ गए? आपके पास राइट्स है तो इन चीजों पे आप लोग बोल सकते हो। अधिकार, हमें अधिकारों का ये उद्देश्य है। फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई कहते ना कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, पहले तो 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उनके काम क्या है? ये है उनके काम। आई समझ में बात? इनको आप लोग याद रखें, आपके एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड है ये। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट, रेडी हो? हो गया? लिखो नेक्स्ट हेडिंग, द डेवलपमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में मौलिक अधिकारों का विकास। तो यहां पर अगर हम बात करें भारत में मौलिक अधिकारों का विकास, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में किसने डिमांड करी थी राइट्स की? किसने कहा था कि हमें अधिकार दो? ठीक है, तो लिखो फर्स्ट डिमांड या फर्स्ट डिमांडेड बाय द एनी बेसेंट, प्रथम मांग एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। सर एनी बेसेंट कौन थी? तो लिखो एनी बेसेंट जो थी, शी वॉज एन आयरलैंडिक वुमेन। यह आयरलैंड की
महिला थी। ठीक है, एनी बेसेंट, प्रथम मांग एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगर कोई पूछे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड थी वो किस आदमी ने करी थी, तो वो करी थी एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट जो थी वो क्या थी, एनी बेसेंट आयरलैंड देश की महिला थी। कहाँ की थी, आयरलैंड देश की, इसलिए इसको आयरलैंड किया गया, आयरलैंडिक वुमेन, आयरलैंड की महिला थी। और यह क्या थी, लिखो, फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देखो ये है कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। मैंने बता रखा ना, मेल को अध्यक्ष लिखेंगे और फीमेल को अध्यक्षा, मैडम स्पीकर। ठीक है, क्लियर। अब लिखो, दिस डिमांड इज वर्बल या वर्बली, दिस डिमांड इज वर्बली, यह है मौखिक मांग थी। यानी कि डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, कैसी थी, वर्बल। इन्हें बोल का बता दिया हमें राइट्स दो। ठीक है, हमें राइट्स दो। सर फिर या तो वर्बल थी या तो वर्बल डिमांड थी सबसे पहले, लेकिन अगर फर्स्ट रिटन डिमांड की बात करें तो लिखो फर्स्ट रिटन डिमांड, फर्स्ट रिटन डिमांड बाई, लिखो इसे, फर्स्ट रिटन डिमांड बाई मोतीलाल नेहरू। पहली लिखित मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा कि हाँ लेडीज में ही हो इतनी पावर, बोल के कह दे। ठीक, पुरुष पुरुष जो हो बुद्धिमान हो, इसलिए उन्हें पता भौंकने का कोई, भौंकने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलना, इसलिए वे भौंकना बंद करे और लिख के बात को देना ज्यादा पसंद करे। बिल्कुल, मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहां पे लिखो नेक्स्ट 1928 में नेहरू प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, या नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और इसी रिपोर्ट में डिमांड करी गई थी, इसी रिपोर्ट में DEMANDS, इसी रिपोर्ट्स में डिमांड्स करी गई थी कहीं की फंडामेंटल राइट्स की, कहीं की भाई फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, और उस टाइम पे जिस आदमी से मांग करी गई थी, कोई तो होगा जिससे मांग करी गई थी, तो वे थे लॉर्ड बर्कन हेड, नहीं, लॉर्ड बर्कन हेड। अब इसमें बनी थी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो थी ये कब स्टेबलाइज, कब फाउंड हुई थी, तो 1885 1885 में फाउंड हुई थी। सर किसके द्वारा, कौन थे इसके फाउंडर, तो इसके जो फाउंडर की हम बात करें, इसके फाउंडर कौन थे, तो लिखो A.O. हुम, यानी कि एलन ऑक्टियन हुम। एलन ऑक्टियन हुम, सर क्या थे ये, तो लिख लो, ये जो थे एलन ऑक्टियन हुम जो थे, ये थे एक रिटायर्ड ICS अधिकारी। क्या, ICS अधिकारी। सर ICS को क्या बोल लगे, ICS को लिखो इंडियन सिविल सर्विस,
इंडियन सिविल सर्विस को हिंदी में क्या बोलने लगे? भारतीय नागरिक सेवा, जो बाद में चल के क्या बनी थी? भारतीय सिविल सेवा बाद में चल के बनी थी IAS। ठीक है, करो। जिस दिन पार्टी पढ़ाओ, जिस दिन नेशनलिज्म का आपका चैप्टर होगा, नेशनलिज्म वाला जब चैप्टर चलेगा आपका हिस्ट्री के अंदर, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इस पार्टी के बारे में सारी चीजें हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। और जब आप लोग पढ़ोगे सबसे लास्ट में चैप्टर की, और लास्ट का जो चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ठीक है, ये करते रहो, शाबाश। ICS का ही नया नाम सुझाया गया था, जिसका नाम था IAS, और IAS की फुल फॉर्म क्या हो? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। जी बिल्कुल। लॉर्ड बर्कन हेड जो था उस टाइम पर, लॉर्ड बर्कन जो हेड था, इसी से शर्त लगाई थी, लिखो, इसी से शर्त लगाई गई थी। सर जी कहीं की, देखो उस टाइम पे हम राइट्स मांगने की कोशिश कर रहे थे कि हमें फंडामेंटल राइट्स दो, हमें फंडामेंटल राइट्स दो, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी। तो इन लोगों ने ये कहा कि हम आपको राइट्स तो दे देंगे, लेकिन क्या आप लोग राइट्स लेने के योग्य हो क्या? ठीक है, आप में इतनी बुद्धि है क्या कि आप लोग अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, या तो आप लोग हमारे बनाए हुए नियम कायदे कानून को फॉलो करो। अगर हमारे जो हम नियम कायदे कानून बनाए, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप अपने बना लो। ठीक, अंग्रेजों का यह विचार था कि ये लोग बेवकूफ है, बदतमीज है, निहायती बदतमीज है, इन पर कोई कानून नहीं बनाए जा सकते, ये लोग खावे पीवे लौट जा, बस इतना ही काम है इनका, समझ रहे? और उसी के बलबूते पे जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने ये कहा कि हमें चैलेंज कर रहा, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तो नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट थे उस पर साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये मांगे मंजूर नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो लॉर्ड बर्कन हेड ने शर्त लगा दी, और दूसरी तरफ जाकर मुसलमानों को भड़का दिया। मुसलमानों को ये बोल दिया कि अगर संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया मोतीलाल नेहरू ने, तो उसमें सारी की सारी सीटें हिंदुओं के लिए होगी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू हिंदू थे, और उसमें मुस्लिमों के लिए कोई सीटें नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उन्होंने इस रिपोर्ट पर साइन नहीं करे। और जो लॉर्ड बर्कन हेड थे, उन्होंने ये कहा था कि जब भारत की सारी पार्टियां मिलकर इस पर साइन कर देगी तो हम आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर देंगे। और अंग्रेजों ने इसको तो शर्त में लगा दिया, और बाद में इनडायरेक्ट वे में जाकर जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उनको पढ़ा दिया। हाँ, उनको पढ़ा दिया, बोले साइन ना कर दियो, अगर साइन कर दिए थारा कुछ नहीं रहने का। तो उधर से साइन नहीं हुए, जब साइन नहीं हुए तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर सारी पार्टी ने साइन नहीं करे, जब साइन नहीं करे तो पास नहीं हुई, समझ गए? शर्त हार गया था ये। ठीक है भाई, आगे चलें। सर मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। कहता भाई क्या दो, चले चलो। नेक्स्ट लिखो 1931, 1931 में लिखो कराची 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 सेशन ऑफ कांग्रेस, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो दिस सेशंस चेयरमैन ऑफ सरदार वल्लभ
भाई पटेल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार द चेयरमैन ऑफ दिस सेशन कर लो, एक बात है लो, लेकिन वो अलग है। अरे छोड़ो, वो लो सर, चेंज कर दो, लिखो द हेड ऑफ दिस सेशन, कोई नहीं, द हेड ऑफ दिस सेशन वाज, ठीक है, वाज हो या वैसे वाज दिस, या द हेड ऑफ दिस सेशन वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, ठीक है। लिखो, इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम, या कांग्रेस पार्टी के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। देखो, द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, was firstly put in this session. नेक्स्ट लिखो, नाइनटीन 1931 लिख के लिखो, गांधी जी सेकेंडली, गांधी जी was secondly repeated this demand in second round table conference कहाँ हुई थी? लिखो ब्रैकेट में, लंदन। गांधी जी के द्वारा इन अधिकारों की मांग दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में रखी गई थी। सर जी कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? तो यहां पे लिखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, कितने हुए थे सर? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, 1930, ठीक है। दूसरा हुआ था कब? 1931 यानी कि 1931 में, और तीसरा हुआ था
1932 में, यानी कि 1932 में। और गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे? सेकंड वाले में गांधी जी गए थे, ना इसमें गए गांधी जी, ना इसमें गए थे। ऐसा आदमी जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था, तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो लिखो यहाँ पे ऐसा, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बोलो क्या पूछना होगी? संसा सारी दूर होगी। गांधी जी फर्स्ट में नहीं गए, थर्ड में नहीं गए, सेकंड में गए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बोर्ड एग्जाम में होगा 12th वाले। यूवर्ड याद करने का है, मैंने कहा 1934 में क्या हुआ? 1934 में अ कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वाज फॉर्म्ड। पता लग गया, माइक बंद था, ठीक है। कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वाज फॉर्म्ड, एक संयुक्त
संविधान समिति का गठन किया गया और बिना मौलिक अधिकारों के ही भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत भेजा गया, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1935 भी इसको बोलते हैं। ठीक है, was sent to India। और कैसा था ये, इसमें लिखो विदाउट फंडामेंटल राइट्स। विदाउट फंडामेंटल राइट्स। अगर हम एक्ट ऑफ 1935 की बात करें, इसको लिखो एक्ट ऑफ 1935। एक्ट ऑफ 1935 इज नोन ऑल्सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारत शासन अधिनियम 1935 को ही मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि देखो दो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है आपको, एक तो लिखना आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यू कब आया था? 1935 में आया था। और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना आपको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आधुनिक संविधान। और आधुनिक संविधान कब अप्लाई हुआ था भाई? ये 1950 में अप्लाई हुआ था। तो इनमें फर्क क्या था सर? इनमें फर्क क्या था? देखो, जो अगर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके सामने डबल एरो लगा कर लिख दो विदाउट फंडामेंटल राइट्स। ये है मौलिक अधिकारों के बिना था। और इसमें क्या था जो 1950 में? इसमें लिखो एडिड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एडिड द फंडामेंटल राइट्स लिखो। इसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ दिया गया। बस यू ही फर्क था मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ गए? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से एक्ट को भेजा? एक्ट ऑफ 1935। इंपोर्टेंट है वो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज के टाइम पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो 70% रूल रेगुलेशन है, कितने परसेंट? 70% जो रूल रेगुलेशन है वो कहां से लिए? इसी एक्ट ऑफ 35 से ले रखे। यानी कि हमने नया कितना बनाया? हमने नया तो 30% बनाया। कितना? 30% नया बनाया। और 30% में भी हमने क्या काम कर रखा? 60+ कंट्रीज में घूम के हमने वहां से चीजें इकट्ठी कर रखी। विद मिनी, विदाउट। ठीक है भैया, विदाउट फंडामेंटल राइट्स, यह मौलिक अधिकारों के बिना था। और अगर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एडिड द फंडामेंटल राइट्स, इसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ दिया गया था। ठीक, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 70% पार्ट कहां से एडॉप्टेड है? तो लिखो एक्ट ऑफ 1935। लिखो इस चीज को, क्योंकि लिखना था ये याद होगी, ऐसे न भूल जाओगे इसको। लिखो इसमें 70% रूल रेगुलेशन या प्रोसीजर, 70% पार्ट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन is adopted by किस्मत है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में लिखो क्या? एक्ट ऑफ 1935 लिखो। 70% भाग हमने
भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, तो ये बात कहाँ आ गई, बात आ गई आपकी 1935 तक, जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। अब क्या होगा, अब देखो, अब लास्ट का टॉपिक है आपका। अब एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी का नाम था क्या, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। ठीक है, इसका मेन इंपोर्टेंट रोल है। इस टॉपिक को आज ही खत्म करो। ठीक, नहीं कल नए सिरे से स्टार्ट होगी क्लास, बिल्कुल एकदम। लिखो नेक्स्ट, 1945 1945 में पीटी नेहरू, 1945 में पीटी नेहरू द्वारा एक एक कमेटी एक कमेटी का गठन किया गया। लिखो, a committee was formed, a committee was formed by the या by पीटी नेहरू। पीटी नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर ये कमेटी कौन सी थी, तो इस कमेटी को लिखो, ये कमेटी कौन सी थी, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। कौन सी कमेटी थी, तेज बहादुर सप्रू समिति। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, इस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट, इस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट के विषयों को दो जगह बांट दिया। लिखो, नेहरू रिपोर्ट was divided into two parts by this committee। समझ में तो आ रहा है भाई, बाय दिस कमेटी। ये जो है कमेटी थी, कौन सी कमेटी, तेज बहादुर सप्रू समिति जो बनाई थी। जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, नेहरू रिपोर्ट, जब नेहरू ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अप्लाई करा था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में जो सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट को इस कमेटी ने दो जगह डिवाइड कर दिया। जो उसमें विषय थे, किस किस पॉइंट पर कौन कौन से कानून है, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को दो जगह डिवाइड कर दिया। और दो जगह कौन सी डिवाइड करी, लिख लो, दोनों की दोनों जगह। दोनों जगह लिखो, इधर लिखो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, दो जगह लिखो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको हम कोर्ट में लेकर जा सके, अगर हमें वो चीजें ना दी जा और हमें उनसे वंचित रखा जाए तो हम कोर्ट में चुनौती दे सके, यानी कि हम कोर्ट में जा सके उनको लेके, समझ रहे। तो लिखो, जिसको कोर्ट में चुनौती दे सके वे क्या हो गए, उनको लिखो, वे होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगर हमें मौलिक अधिकारों से वंचित रखे जाए तो हम कोर्ट में जा सके, ठीक है।
हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमें अधिकार न दिए जाए। और दूसरे जो थे जिनको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, लिखो जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, उनको लिखो, क्या बोल लगे उनको, लिखो जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते इनको बोलते हैं आप क्या, DPSP। DPSP फुल फॉर्म क्या होती है, लिखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, PLE, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये जो DPSP है ये आप कहाँ पढ़ोगे, तो DPSP आप पढ़ोगे पार्ट नंबर 4 में, भाग नंबर 4 में। ठीक है, जो आपके आर्टिकल चले गए, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चला गया सर, तो पार्ट नंबर जो 4 है इसके आर्टिकल आपके 36 से लेकर और आर्टिकल 51 तक चलेंगे। एम आई राइट? ठीक है, करो नोटिस है।